नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सार्क पर। इस विषय में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार ओझा जी, जो कि विदेशी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, जो इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सार्क है क्या? देखिए, ये 1985 में ये दक्षिण एशिया के देशों ने मिलके इस संगठन को बनाया। वो समय ऐसा था कि ऑलरेडी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उस समय कही जाती थी, बाद में ईसी बनी, तो कई एक ऐसे ग्रुपिंग्स बन रहे थे रीजनल कोऑपरेशन के लिए कि लार्जली तो ट्रेड पे कोऑपरेशन हुआ करता था, लेकिन इसका मकसद ये था कि ट्रेड और सारे जो दक्षिण एशिया के मामले हैं उस पर सहयोग किया जा सके। तो इस तरीके से, इस सोच से ये संगठन बना। पहले 7 देश हुआ करते थे। 2007 में मेरी याददाश्त सही है तो उस समय अफ़गानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। तो देखिए, दक्षिण एशिया जिसमें 1/4 ऑफ मैनकाइंड रहती है, दुनिया के 25% लोग जो है दक्षिण एशिया में रहते हैं, और ज़मीन हमारे पास 4% से भी दुनिया की कम है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुपिंग था और उम्मीद की जा रही थी कि ये संगठन चलेगा, अपने बेसिक इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे और इस रीजन के लोगों की जो बहुत विषम समस्याएं थी, जी। पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सुरक्षा की, तो इन इश्यूज़ पे वो ये डिलिब्रेट करेंगे और यहाँ के लोगों को एक बेहतर भविष्य दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस कि ये संगठन चल नहीं सका और लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में ये चल पाएगा। सर, जैसा कि जब इस संगठन का निर्माण हुआ था, 1985 के अराउंड हुआ था, हम्म। उस समय भारत भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। तो भारत कैसे इस संगठन को लीड कर रहा था? किस तरह की परिस्थितियाँ थी सर उस समय? देखिए, मैं कहूँगा कि इस पूरे मामले को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आप चीन को देखें कि चीन जैसा देश अपने आसपास के तमाम छोटे राज्यों को वो हड़प करके ख़त्म कर चुका है। छोटे नहीं, बड़े राज्यों को भी ख़त्म कर चुका है। ये जो दक्षिण एशिया के तमाम देश हैं, तो सभ्यता के रूप में ये भारत के ही हिस्सा थे, कि ये इंडिया के ही हिस्सा थे। आप देखें कि बांग्लादेश के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के लोग हों, श्रीलंका हो, ये सारे लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस के हैं या आइडेंटिटी के हैं, उसके ही पार्ट होते थे। तो भारत सबसे बड़ा देश था। नेचुरल वास्तविक रूप से भारत से बहुत ज़्यादा पहल नहीं हुई। पहल छोटे देशों से हुई, नेपाल से और बांग्लादेश से पहल हुई, और ये उम्मीद किया गया कि ये जो इस रीजन की बहुत सारी कॉमन इश्यूज़ हैं उसको हैंडल किया जा सकता है, रिज़ॉल्व किया जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये सोच के ये बात जो है बढ़ती है वहाँ से आगे, और कि लोगों के एक दूसरे के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भारत सबसे बड़ा पावर था, तो भारत का एक स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट होता है कि भारत अगर इसमें है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत वेट मिलता, ट्रैक्शन मिलता, क्योंकि भारत इन अकेले ही तमाम देशों से उसकी पॉपुलेशन, इकॉनमी, हर चीज़ में बहुत मजबूत था। लेकिन हुआ क्या कि में पाकिस्तान की जो भूमिका रही, और ख़ास करके पाकिस्तान को वो समय ऐसा था कि जब अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा था, कर अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस होती थी, जी। अमेरिका की हॉस्टिलिटी इतनी अधिक थी भारत के प्रति उस समय, 1980s की अगर बात करें या 1990s की बात करें, कि वो कश्मीर के आतंकवादियों को लेट 80s में शुरू होता है समस्या, 90s में शुरू होती है, तो उनको फ्रीडम फाइटर कहा करते थे। और जब भी मुंबई का अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, तो उस पे भी उनका रवैया भारत के प्रति एक दोस्ताना तो हरगिज़ नहीं रहा। 71 का भी एक बैकग्राउंड अगर आप देखें, तो जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इन तमाम चीज़ों में लगा कि देखिए, ये बाहर की पावर्स नहीं आए, इस रीजन की समस्या हम लोग आपस में ही बैठ के बातचीत करके उसे एड्रेस करने की कोशिश करें, और जो हमारे कॉमन गोल्स थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव थे, उस पे हम फोकस करें। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट पे पहले अमेरिका का, बाद में चीन का प्रभाव रहा। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर रहा कि वो कभी भी न तो शांति चाहते हैं इस एरिया में, न गवर्नेंस चाहते हैं। और इसमें दुनिया कुछ भी कहे, मेरा व्यू एकदम साफ़ है, और कई दफ़े मैंने प्लेटफॉर्म पे कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बहुत ज़्यादा मुलव्विस हैं, वो लोग शामिल हैं इसमें। तो जब भी रूल ऑफ लॉ आएगा, जब भी बेहतर गवर्नेंस आएगा, तो पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इर्रेलेवेंट हो जाएगी। लोग तो भई उनको अपनी बेसिक समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे, अच्छी ज़िंदगी की तलाश करेंगे, और ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं है। दूसरी बात ये कि उनका नंबर भले ही कम हो, लेकिन सही जगह पे जितने अपराधी हैं उनको पैट्रोनाइज़ करना, दुनिया भर के अपराध में उनकी उनकी पेनिट्रेशन है, तो वो कम नंबर होते हुए भी छुप-छुप के वॉर करना, रूल ऑफ लॉ को सारी जगह डिस्ट्रॉय करना, सारी जगह क्राइम की इंडस्ट्री को करना,
उसमें उनकी महारत हासिल है। और उनको समर्थन देने वाले पहले थे अमेरिका, जो अपनी किसी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की वजह से करते थे, और अब चाइना। ये दोनों चाहते हैं कि भारत जैसे बड़े देश को किसी तरीके से हमारे ही घर में व्यस्त रखा जाए। तो कई तरीके के प्रॉक्सी वॉर वो चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे सिस्टम में भी कमी रही। तो इस तमाम, जब मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो मैं पूरे भीतर के और बाहर के तमाम मामलों को देख के बात करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका कोई भी आइसोलेटेड समस्या नहीं है। तो इसी वजह से देखिए कि सार्क बहुत अच्छे इरादों से तो आया, लेकिन इसके मजबूत होने की संभावना तब तक नहीं है जब तक पाकिस्तान में इंसानियत नहीं आती। जब पाकिस्तान में ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एकदम 1/10 नहीं कर दिया जाए, और वहाँ के लोगों को के समझ में ये बात नहीं आती है कि देखिए, अगर कहीं कोई खुदा, अल्लाह, ईश्वर जो भी होता है, वो दूसरे इंसानों को की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देता। तो जब तक ये बात नहीं होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि सार्क के टेक ऑफ करने की कोई संभावना है। बिल्कुल। सर, आप पाकिस्तान पर आए हैं, तो मैं पाकिस्तान से भी थोड़ा-सा सार्क से हटती हूँ। पाकिस्तान पे आती हूँ। सर, पाकिस्तान में आज की सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व है आज की स्थिति में? देखिए, अमेरिका की बात मैं पहले कहूँगा कि जब भी मुझे कहने का मौका मिला है, और ये किताबों में नहीं लिखा होता, जी। मेरी जो समझ है अमेरिका की, कि उसमें 4 मुँह से अमेरिका बात करता है। एक तो अमेरिका की सिविल सोसाइटी, लेफ्ट लिबरल एनजीओज़, ये सब ह्यूमन राइट्स, ये सब ग्रुप की एक अलग पहचान है। अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर का एक अलग एजेंडा होता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के एक अलग ये होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह जो भी कहें, उनका एक अलग होता है। तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक अलग एजेंडा होता है, और उनके जो फॉरेन अफेयर्स और जो इंटेलिजेंस है, उनका अलग-अलग होता है। सर, हाल ही में एक चीज़ देखी गई थी, जैसे रूस के साथ भारत ने अच्छे संबंध, ऑयल बहुत ज़्यादा खरीदा, अब तक का सबसे ज़्यादा खरीदा। वहीं अमेरिका और रूस की हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। तो जैसे ही भारत और रूस ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका वो जिस तरह से डील कर रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे कहूँगा, उससे पहले मैं जो पहली बात कर रहा था उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके सर। पाकिस्तान वाली जो बात जी, जी। मैं कह रहा था, हुँ। तो देखिए, कई ग्रुप उनके अमेरिका के हैं जो पाकिस्तान को नहीं पैट्रोनाइज़ करना चाहते हैं। कई लोगों ने अभी बिल भी लाया है कि पाकिस्तान को एड वगैरह काफ़ी कम हुआ। लेकिन हम लोगों को शक होता है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे फॉरेन ऑफिस हो या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, उनमें एक तबका है जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत अधिक गहरा संबंध है। संभव है उनके कुछ ऐसे काम जो वो खुद नहीं कर सकते थे, उन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई को दिया हो, इसका कहीं कोई सबूत नहीं हो सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था कि अमेरिका के, देखिए, किसी इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स वो जेल गए। एक ईरान कॉन्ट्रा डील हुआ था कि जब ईरान से उनके झगड़े चल रहे थे, तब उन्होंने कुछ वहाँ पे ट्रांजैक्शन किया, और निकरागुआ में उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। कि ये कोकेन बेचने का कुछ ये रहा, आर्म्स ट्रैफिकिंग के उनके ऊपर चार्जेस रहे। तो मैं नहीं कहता हूँ, जो भी इस विषय के जानकार हैं, तो उनका मानना है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ एक ऐसे हिस्से हैं जिनका पाकिस्तान से ऐसा गहरा संबंध है कि वो कभी पाकिस्तान को डिसोन नहीं करेंगे। और इस संदर्भ में मैं एक और बात को कोट करना चाहूँगा कि जो बी रामन साहब हैं, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं, वो काओ साहब के सबसे फेवरेट प्रोटेजीज में से उनको गिना जाता है। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को डिसोन नहीं कर सकता था। 90s के दशक में ये परसेप्शन थे, जब तक 9/11 नहीं हुआ था। और 9/11 के बाद बातें चेंज होती हैं। जहाँ तक आपने कहा भारत और रूस के संबंध, ये बहुत कॉम्प्लेक्स संबंध है। हम लोग रूस से बहुत करीब थे। 71 के वॉर में देखिए, रूस ने हमें मदद किया। कश्मीर पे रूस हमेशा हमें मदद करता रहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगाता रहा जब पश्चिम हमारे इस खिलाफ था, बहुत होस्टाइल था। तो रूस को एकदम से छोड़ देना भारत के लिए ठीक नहीं होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। और हमारा संबंध रूस से तेल से बिल्कुल नहीं है। हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रूस से। चाइना और रूस के संबंध फ़िलहाल अच्छे हैं, लेकिन कभी न कभी चाइना और रूस के संबंधों में दरार आनी ही आनी है। और जो चाइना का सवाल है, वो हमारे लिए भी खतरा है और रूस के लिए भी खतरा है। तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारा रूस से संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। और अमेरिका का जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि देखिए, चलिए, आप अलग डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या जो भी कहें, सोशलिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, कोल्ड वॉर था, वो समय ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए थी कि किस तरीके से रूस से संबंध हम अच्छे बनाएं। क्यों? क्योंकि कोई नेचुरल डिफरेंस नहीं है। ये देखिए कि नाटो की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए
उन लोगों ने रूस से संबंध खराब किए, अग्रेशन किया और एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोवोक किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुतिन साहब का रजीम बहुत अच्छा है। पुतिन साहब ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया रूस को, बहुत अच्छी बात है। उनको धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए था। और अमेरिका की गलती ये रही कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया उन्होंने, बजाय कि उन्हें धीरे से पुश करने की बजाय कि धीरे धीरे वो डेमोक्रेटाइज करें। नेटो ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए रशिया को बार बार प्रोवोक किया और जितनी बार वो प्रोवोक करते रहे पुतिन साहब की इंटरनली पोजीशन उतनी अच्छी बनती रही और ये रशिया इसका झगड़ा चलता रहा। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मेरा यही कहना है कि भारत और रूस के संबंध आने वाले सदियों तक जो है, जब तक ये मैप ऐसा रहता है, चाइना और इसकी पोजीशन ऐसी रहती है, तब तक हमारे और उनके संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम है। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, बहुत एडवांस्ड है, वो डेमोक्रेसी है, तो हमारी स्थिति है कि हम उनको भी डिसोन नहीं कर सकते। तो हमारा वाकई अगर आप पूछे कि रोल क्या होना चाहिए था, हमें इतना सक्षम होना चाहिए था, अगर हम अपनी दूरगामी नीति रखते हैं, कि रूस में अभी नहीं, पहले से ही रूस और अमेरिका में कुछ दोस्ती करवाने की कोशिश करनी चाहिए थे। रूस में डेमोक्रेसी को धीरे से उनको जेंटली नच करने की ज़रूरत थी और अपने भीतर की गवर्नेंस कैपेसिटी को मजबूत करने की ज़रूरत थी। अगर ये 3 चीज़ें होती तो हम भी मजबूत होते और दुनिया में सारे लोगों को एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है या लोगों को जो सिक्योरिटी कवर मिल रहा है वो अच्छा हो जाता। रेनू जी। सर आपने जो बोला, मतलब एक ये मेरे अंदर से जो भी आपकी मैंने बिल्कुल, बातें बिल्कुल। सुनी, उससे एक क्वेश्चन, कल को ऐसी स्थिति होती है कि भारत को अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनना पड़े, तो ऐसे में क्या हो सकता है सर? पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? देखिए, कभी भी ऐसे वाटर टाइप चॉइसेस नहीं होते हैं कि आप उनमें से एक में से चुनिए। भारत एक बड़ा देश है, हम किसी की पिछलग्गू नहीं बन सकते हैं। हम पूरे दुनिया के, अगर आप देखें कि पूरे अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, फार ईस्ट के देश, एशिया के कई जगह के देश हमारे ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। अगर हम मजबूत होते हैं तो उनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी। हम आज रशिया से मजबूत देश हैं, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से मैं कहता हूं कि हम बाहर के ताकतों के अधीन आ गए थे बहुत सालों तक, तो ऐसी स्थिति आ गई थी, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन ये स्थिति निकट भविष्य में आने की संभावना नहीं है। रूस को खुद खतरा है कि चीन कहीं उसको अपना एक सैटेलाइट पावर न बना ले, और मैं सोचता हूँ कि अगर हम ठीक से रहें तो ये स्थिति नहीं आएगी। हमें अपना वही रोल देखना चाहिए कि हम रूस और अमेरिका दोनों के बीच टकराव कम करें। अगर दोस्ती नहीं करा सकते तो टकराव कम करें, क्योंकि आने वाले समय में पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को अगर किसी से खतरा है तो वो चीन से है। वो इसलिए नहीं कि चीन की साइज़ बड़ी है या उसकी इकोनॉमी बड़ी है, इसलिए कि उसके पास बहुत लीथल पावर है। और मैं चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी की बात करता हूँ। चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी ये है कि वो अपने लोगों को भी बड़ी क्रूरता और निर्दयता से वो हैंडल करते हैं, दूसरों को वो इंसान नहीं समझते। तीसरी बात, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। चौथी बात, मैंने ये गलवान के समस्या आने से पहले कहा था कि वो दिन हर हाल में होगा कि जब भी चीन के भीतर आंतरिक कुछ कलह बढ़ेगा, टर्मोइल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, तो जो भी रूस के जो चीन के जो लीडर होंगे वो भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति ऐसी आएगी कि मेरा यही कहना है कि चीन के से आने वाले खतरे को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये खतरा तब तक रहेगा जब तक चीन में ये पॉलिटिकल ढांचा, ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो रहता है, और चीन में जब तक प्रजातंत्र नहीं आता है, तो मैं नहीं समझता कि कभी भी ये ऑप्शन होगा कि रूस के पास जाइए या अमेरिका के पास जाइए। दोनों को भारत की ज़रूरत होगी। आप देखिएगा 10 से 15 साल के बाद। अब हम वापस सार्क पर आते हैं। सर, सार्क क्या आपको लगता है कि अपने विज़न में जो भी उसके उद्देश्य थे उसमें सफल नहीं हो पाया है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके सर? बिल्कुल सफल नहीं हो पाया है, और ये पश्चिम का नैरेटिव है कि भारत और पाकिस्तान को एक पेडेस्टल पे रखते हैं। जी नहीं, वो सफल नहीं हो पाया है। उसकी एकमात्र वजह है पाकिस्तान का आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों में शामिल होना, एक डिसेप्टिव और कवर्ट वॉरफेयर में शामिल होना, और पाकिस्तान के भीतर का जो ढांचा है कि भीतर के ढांचे में मुल्ला और मिलिट्री ने, पहले अमेरिका कहते थे, पहले क्या कहा जाता था, अल्लाह, अमेरिका और मिलिट्री, और बाद में मुल्ला जो है वो मिलिट्री का हिस्सा हुआ करता था, ये उनको चलाते थे। ये मिलिट्री मुल्ला क्रिमिनल्स की जो सिंडिकेट पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान में जनरेशन आफ्टर जनरेशन
लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो अरबी डिसेंट के लोग हैं, उनका हिंदुस्तान से लेना ही कुछ नहीं है। हर बच्चा जो पैदा होता है तो उसका मकसद है हिंदू का कत्ल करना, हिंदू को तबाह करना और हिंदुस्तान को ख़त्म करना। तो ये सोच के साथ जो है उन्होंने क्या काम किया कि इतनी भयंकर जहर की खेती की है कि वो जो है पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। भारत की वजह से वो ख़तरा दुनिया को थोड़ा कम हुआ है। नहीं तो चाहे आप देखें कि सऊदी अरबिया में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो पाकिस्तान शामिल है, लंदन में टेररिस्ट अटैक है तो पाकिस्तान शामिल है, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, 9/11 में पाकिस्तान शामिल है। लेकिन फिर भी दुनिया की बहुत सी ऐसी ताकतें हैं सारी जगह, और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में भी हैं, कि जो उस पाकिस्तान को ठीक से हैंडल नहीं करने दे रही हैं। कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट है कि जिस पाकिस्तान को आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले मुंबई अटैक के समय ही ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए था, वो बहुत सालों के बाद, मशक्क़त के बाद ग्रे लिस्ट में आया और फिर उसे लोगों ने ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया। तो आप इसे बिल्कुल नहीं कहें, पश्चिम का ये गलत नैरेटिव है और भारत के लोग भी नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, सॉरी, नथिंग टू डू विथ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। इसका एकमात्र वजह है कि पाकिस्तान में रेडिकलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म की फाउंटेन हेड वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बन गई है, जो महा करप्ट है, जो अपने देशों को बेवकूफ़ बना रही है। तो जब आपको एक और बात मैं कहूँगा कि देखिए 1950 के दशक में जब पाकिस्तान बना तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे उपजाऊ ज़मीन उसके पास गई। इंडस वाटर सिस्टम ब्रिटिश के टाइम में ही डेवलप हो चुका था, सारे नहर बन चुके थे। और इसका सिस्टम का डेवलपमेंट होने का तरीका है कि जो क्षेत्र नदी के मुहाने पे होते हैं वहाँ डेवलपमेंट पहले होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हुई। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रिफ्यूजी उनको भाग के भारत आना पड़ा उस जगह से। भारत से 3-3.5 लाख लोग गए, 3.5 लाख लोग से अधिक नहीं गए। तो इस स्थिति में बहुत कम लोग थे, बहुत अधिक ज़मीन थी, हेल्दी पॉपुलेशन, सब कुछ अच्छा था। और उसको देखिए वो उन्होंने कहाँ से वो कहाँ लाए हैं, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते बनाते। तो इस पश्चिम के नैरेटिव को हमें बाहर निकाल फेंकना है। और हम और भारत के लोगों को भी समझ में नहीं आती है, यहाँ के नेताओं को और बहुत सारे अफसरों को भी, कि पाकिस्तान के भीतर का ये जो ढांचा जब तक रहेगा तब तक न तो पाकिस्तान के लोग खुशहाल रह सकते हैं, न भारत में शांति हो सकती है, न दुनिया में लोग सुरक्षित हैं। तो ये भारत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है और उसको सपोर्ट करते हैं कौन? दुनिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पावर। अमेरिका का आपने जिक्र किया, ये सब कुछ होने के बाद भी F-16 को रिफर्बिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट से उनको निकाल रहे हैं छोटे छोटे टैक्टिकल सोचों की वजह से। और चीन का, कि चीन को लगता है कि वो ऑलरेडी फाइनल में है, भारत और पाकिस्तान में एक सेमीफाइनल का मैच करवाए और भारत को इतना क्रश करे कि उसकी पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य हो जाए, वो वहाँ का एकदम सुप्रीम पावर बन जाए। तो इस वजह से पूरी समस्या पाकिस्तान के भीतर है और पाकिस्तान के भीतर की समस्या को कंटेन करने वाले जो लोग हैं वो अपने छोटे छोटे नैरो पेरिकुलर इंटरेस्ट और एजेंडा से वो डिक्टेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत है। सर कहते हैं कि पूरे अगर हमारे रिलेशन दुनिया भर में अच्छे बन रहे हैं, अमेरिका से अच्छे हैं और एशिया में भी कई राज्य हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों से ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? चीन इसका फ़ायदा उठा रहा है। सार्क के जितने भी देश हैं, जिसमें चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान से भी आजकल मनमुटाव चल रहा है कुछ मामलों में, और पाकिस्तान से तो है ही। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? चीन किस तरह से इसका फ़ायदा उठा रहा है? दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप सोचें कि आप एक अच्छे ताकत हैं, अच्छे देश हैं, तो लोग आपसे दोस्ती करेंगे, ये नहीं होता है जी। लोगों का क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये बात होती है। आप कितने ताकतवर हैं, लोगों को कितना डर है आपसे। जब ये छोटे देश हैं और ये हम इनको जो है ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी गलती उन देशों की नहीं है। अभी मैंने कहा पाकिस्तान के इंटरनल ढांचे की, भारत में भी इंटरनल समस्या है, थोड़ी अलग किस्म की समस्या है। एक तो इतने तमाम छोटे देशों को हम अपना जो भी कहें, उनने उनकी सीमाओं का सम्मान किया, ये बहुत ही आदर की बात है। जो समझने वाले हैं वो समझते हैं। लेकिन वो देश जो है दूसरे देशों के प्रभाव में आ जाते हैं। अब आप देखें कि खड़गा प्रसाद ओली जो थे, KP ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, वो चीन के साथ उछल कूद कर रहे थे और उनके साथ जा रहे थे। अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स में थे, वो कर रहे थे। ये राजपक्षे फैमिली थी, बाद में तो भारत के पास आ गई सारा सबक सीखने के बाद, वो भी जा रही थी। शेख हसीना के साथ हमेशा से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं भारत के,
वहाँ पे जो खालिदा जिया थी वो पूरे पाकिस्तान और इसको चाइना को सपोर्ट दे रही थी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो हमारे डिप्लोमेसी में भी कुछ कमी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। दूसरी हमारे भीतर के गवर्नेंस ढांचे में भी बहुत बड़ी कमी है कि चीन का हमसे 6 गुना 7 गुना आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जाना हमारी कमी को दर्शाता है। जी। कहीं ना कहीं तो हमें कमी है, तभी तो ये 6-7 गुना आगे बढ़ गए हैं। हम अपना सबसे बेहतरीन टैलेंट जो एक्सपोर्ट कर देते हैं। दुनिया की सारी ब्लू चिप कंपनी हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग चला रहे हैं। हिंदुस्तान में वो लोग अगर रह जाते तो उनको हम इतना परेशान करते कि उसमें से जो तेज़ दिमाग के लोग हैं अधिकतर वो आत्महत्या ही न कर लें। तो हमारी व्यवस्थाओं में इतनी कमी है, जिस किसी वजह से इंटाइटलमेंट हो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो, लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसी हो, करप्शन हो, जो कुछ भी कहें, इसको सही तरीके से हमने सॉल्व नहीं किया। ये तो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ की ताकत है कि हम डेमोक्रेसी बने हुए हैं और इन तमाम ख़राब व्यवस्थाओं के बावजूद हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सब ऑप्टिमल तरक्की है। तो आप जो कह रही हैं इसमें 2 वजह है। एक तो यहाँ पे भी सरकारें उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। पाकिस्तान में भी कहें कि जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को पहले देखता है, जनता को बाद में देखता है। तमाम वैसी ही समस्याएं दूसरे देशों में रही हैं। तो हम एक जिम्मेदार और बड़ी प्रजातंत्र, दुनिया की सबसे पुरानी ह्यूमेन सिविलाइजेशन है। अगर आप देखें कि जिस बुद्ध का जन्म हुआ और 6th सेंचुरी BC में वो क्या बात कर रहे थे, जैन का, तो जो ऑल्ट्रिज्म, इंटेग्रिटी, एम्पैथी हमारे वैल्यूज़ में है, वो ख़त्म होते होते भी इतनी बची हुई हैं कि हम डेमोक्रेसी को और एक अच्छी सोसाइटी को मैनेज किए हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार की व्यवस्थाओं में बहुत कमी है कि हमारे डेवलपमेंट का पेस बहुत ख़राब है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे हम हैं, उस कदर नहीं है। सबसे अच्छा मैन पावर हम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इन देशों को भी हम ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं कि उसमें रिस्पॉन्सिव तरीके लाएं, अक्रॉस द बोर्ड जाके सबको इंगेज करें। तो कभी कभी हमारे यहाँ से अगर अच्छे डिप्लोमेट जाते हैं तो वो एक टेम्प्रेरी एक अच्छा फेज़ आ जाता है उस देश के साथ संबंध में, एक्सेप्ट पाकिस्तान। बाकी देशों में आप देखें कि पर्सनालिटी ड्रिवन है तो अच्छे लोग हट जाते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, हमारे ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में और इवन हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे गले को जकड़े हुए हैं, भारत माता के गले को जकड़े हुए हैं और उनको ठीक से नहीं जाने दे रहे हैं, हमें ठीक से ग्रो करने नहीं दे रहे हैं, इवॉल्व करने नहीं दे रहे हैं। और ये बात जब कहती हैं तो मुझे लगता था कि मैं, आपने सवाल नहीं पूछा फिर भी मैं कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि जब मोदी जी 2014 में आए तो बहुत सारे लोग जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहे थे, त्याग दे के कर रहे थे, आत्म बलिदान कर रहे थे, तो उनको लगा था कि वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि अगर कोई आपके पास बहुत बड़ी कटारी है और आप कहेंगे कि चलिए मैं आपके गले का मसाज करता हूँ, तो आप कटारी से गले का मसाज नहीं होगा, गला कट सकता है। तो ये जो ऑप्रेसिव ब्यूरोक्रेटिक और इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आप देखिए इतना ख़राब सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि आनंद नारायण मुल्ला ने 1962 वगैरह के आसपास कहा था कि 72 के आसपास कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 60s में कहा था, लेट 60s में कहा था। और बाद में भी NHRC के चेयरमैन ने कहा कि हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स जो है इस देश की सबसे बड़ी क्रिमिनलाइज फोर्स है और कोई भी दूसरा क्रिमिनल गैंग उसके बहुत ज़्यादा पीछे है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से आप क्या उम्मीद करते हैं कि सारी जगह उसका इनएफिशिएंसी का ये होगा? और ये देश जो है उनके साथ अगर संबंध आप अच्छे नहीं करते हैं तो ये बातचीत के संबंध नहीं है, ये चाय पीने वाले संबंध नहीं है। वहाँ की सरकारें अगर हमारे हॉस्टाइल पावर्स के खिलाफ चली गई, चाइना के खिलाफ चली गई, या वो नॉन स्टेट एक्टर्स को, क्रिमिनल गैंग्स को वो प्लेटफॉर्म देने लगी, तो हमारी सुरक्षा पे डायरेक्ट असर पड़ता है। हमारे बहुत अधिक रिसोर्स खर्च करना पड़ता है उसको कंटेन करने के लिए। तो ये डिप्लोमेसी का जो तरीका है ये पूरे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नेंस भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए रेणु जी। तो वो हम में कमी है। सर, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, परिणाम जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास के देश अगर उसमें हॉस्टाइल पावर आ जाते हैं तो उसके क्या होगा कि उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के ज़रिए वो आपके देश में बहुत से, जैसे पंजाब में आप देखें कि पंजाब का बॉर्डर बड़ा पोरस है और कहा यह जाता है कि पंजाब की पुलिस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। गिल साहब के बाने जाने के बाद, गिल साहब के समय में पुलिस को बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स मिले जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को ख़त्म किया, सफाया किया। लेकिन उसके बाद जो है दूसरे लोग जो पुलिस के आ गए हैं, कहा यह जाता है और पुलिस के ही मित्र हमारे बताते हैं कि वो लोग पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर ड्रग का बिज़नेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक ऐसा प्रांत
जिसमें सबसे अधिक हेल्दी लोग होते थे, जो सबसे अधिक अनाज पैदा करता था, वहाँ लोग ड्रग के आदी हो गए हैं, नशे में चले गए हैं, तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स ही ख़राब हो रही है और उसका क्या असर होगा कि सबसे अधिक फ़ौज में भी वहाँ से लोग जाते थे। सिख रेजिमेंट का एक अलग जोर हुआ करता था, वो कमज़ोर होगा। तो देखिए, अगर ये देश हमारे खिलाफ चले जाते हैं या बाहर की ताकतों का इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो वहाँ की स्टेट इंस्टीट्यूशन या नॉन स्टेट किसी भी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके हमें नुकसान करेगी। और चाइना का एजेंडा बड़ा साफ रहा है, वो किसी और देश को तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहता, जो उसका वेसल स्टेट नहीं हो, जो उसका गुलाम नहीं हो। और भारत में चूंकि डेमोक्रेसी है, तो चाइना और ज़्यादा घबराए हुए है कि भारत की एक पुरानी सभ्यता है, तो एक साइकोलॉजिकल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है चाइना को। और दूसरी बात यह है कि भारत एक प्रजातंत्र है, और भारत अगर बहुत मजबूत होगा तो चाइना में भी लोग जो है भारत के मॉडल का अनुसरण करना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी लोग भारत के मॉडल का अनुसरण करना चाहेंगे। कितने कई एक जो होस्टाइल इस्लामिक देश हैं, जो अपने आप के दबा के रखे हुए हैं, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन एज माइनॉरिटी है, वो खुश होकर रहती है, तो उनको दिक्कत होने लगेगी कि देखिए, मुसलमान लोग तो गैर मुसलमानों के साथ अच्छे से खुश होकर रह रहे हैं। तो इस वजह से भारत को परेशान करने के लिए बहुत सारी ताकतें हैं। तीसरा, भारत के भीतर की ताकतें हैं, जो करप्ट ताकतें हैं, चाहे वो करप्शन पुलिस नेटवर्क में हो या ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क में हो, पॉलिटिकल नेटवर्क में है, वो भी ईमानदारी की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे ईमानदारी से रहे, ताकि उनको भ्रष्टाचार करने का और अधिक मौका मिल जाए। तो यही जो है, इस तमाम चीज़ों से निकलने का एकमात्र तरीका है कि बहुत ही विजनरी और बहुत ही क्रेडिबल लीडरशिप की ज़रूरत है। और वो हमें लग रहा है कि मौका हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। जो भारत की जनता ने मौका तो दिया था, वो मौका हमारे हाथ से छूटता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लोगों को दिक्कत होगी, और भारत के तमाम सेठ जी लोग जो समझते हैं कि बहुत अधिक पैसे कमा के वो धीरे से इंग्लैंड भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, कहीं और दुबई चले जाएंगे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है कि इतने सारे रिसोर्सेज के बाद अगर उनके देश के रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो बाहर की ताकतें इनडायरेक्टली या किसी तरीके से उनको परेशान करेंगी। जनता तो परेशान होगी ही होगी, और हम परेशान होंगे तो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी पे इसका बहुत गलत असर पड़ेगा, सबकी सिक्योरिटी ख़राब होगी। रेनू जी, सर, आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सार्क समिट हो सकता है, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस तरह से आगे की चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि अब साथ लेके चलना तो पड़ोसियों को बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से चाइना अपने पैर पसार रहा है। तो किस तरह का स्टैंड होगा भारत का, सर? जैसे मैंने कहा ना कि आप एक कटारी से जो है या एक चाकू से किसी को मसाज नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के भीतर जब तक वो जहर है, तब उससे साथ नहीं ले जा सकते हैं। अगर सार्क के समिट पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर मेरी बात कहीं इस्टेब्लिशमेंट में जाती है, तो मैं कहूँगा कि भारत को एक समिट करना चाहिए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ये मानवीय संकट आया है, उस संकट पे हमें मदद भी करनी चाहिए। देखिए, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के लोगों से बिल्कुल नहीं है। सबका साथ उसी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बैरक में जाए और वो 1/10 पे हो जाए, अपराध पे वहाँ पे ख़त्म हो, आतंकवाद वहाँ पे ख़त्म हो, तभी सबका साथ होगा। अपराधियों के साथ तो नहीं होंगे कि चलिए आप मेरी हत्या करने आ रहे हैं, आइए और आके हत्या कर दीजिए, हम तो आपके साथ हैं। ये हिंदू सोच ने, आप कहें, या ये सनातन सोच ने, ये भारतीय सोच ने वो ये स्थिति ऐसी लाई है कि वो कहते कि आइए हमारी हत्या कर दीजिए। और हमारे ही भारतीय, देखिए, हम सारे भारतीयों की नहीं कहता हूँ, कि एक जयचंद का हम जिक्र करते हैं या एक आध मीर जाफ़र का जिक्र करते हैं, मगर इनकी भी बहुत इनविजिबल आर्मी है। वो कहते हैं जिसकी हत्या करनी हो कर दीजिए, उनको ब्रोकरेज चाहिए, उनको अपना ब्रोकरेज कलेक्ट कर लेते हैं। तो भारत एक जिम्मेदार ताकत होने की वजह से, और ख़ास करके मेरे जैसे लोग जिनका बड़ा दृढ़ विश्वास रहा है अपनी पुरातन मूल्यों में, उसकी साइंटिफिक मूल्यों में, प्री मेडिएवल जो भारतीय मूल्य है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी होगा कि भारत सार्क समिट के बजाय एक ग्लोबल समिट करे, और उस ग्लोबल समिट में कहे कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ हम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया मिलकर रिलीफ दे, प्रोवाइडेड पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको जो है इररेलेवेंट किया जाए। और जो ये इंटाइटलमेंट वाले नेता हैं, बिलावल भुट्टो टाइप के और इस टाइप के, जो जिनको चोरी और दलाली के अलावा उनकी परवरिश ही 10% ब्रोकरेज पे हुई है, उनको कुछ नहीं है, उनको बोलने का तरीका नहीं है कि उनके पिताजी नंबर 10% हुआ करते थे, और बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो साहब ने भी वही किया है। तो कहें कि भाई राजनीति में भी सुधार लाइए, इस पूरे लॉट को ही आप ख़त्म कीजिए और इसको ख़त्म कीजिए, नया ढांचा लेके आइए, और नया ढांचा लेके आइए तो हम आपको रिलीफ देते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं हर बार कहता हूँ, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल आवरसेल्व्स। हमारे डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी कमियां हैं,
और उन कमियों को जब तक हम नहीं करते तो हम ये टैक्टिकल ब्यूरोक्रेटिक क्लरिकल अप्रोच से संभव है कुछ छोटे मोटे डिसीजन ले लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ेगा। रियल लीडरशिप तो हमारी ये होगी कि हम पाकिस्तान को ह्यूमनाइज कर दें और पूरे सार्क को एक दफ़े ये अश्योर हो कि ये भारत के साथ ही रहने में उनकी सुरक्षा है, क्योंकि चीन के साथ जाने में तो श्रीलंका ने भी देख लिया कि क्या उनकी दुर्दशा हुई, डेट ट्रैप में फंस गए, उनकी ज़मीनें ले ली गई और चीन ने उनको मरते हुए छोड़ दिया। अपने लोगों की तो चीन ध्यान नहीं रख पाता है, जो उसकी साइकी है। कुछ जगह में सब कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन अपने लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तो भारत एक सिंबल ऑफ होप है। इस सिंबल ऑफ होप में सेंध मारने वाले लोग बाहर के ही नहीं हैं। इस सिंबल में ऑफ होप में जो सेंध मारने का काम बहुत सारे भारतीय भी कर रहे हैं, और वो कांग्रेस और अपोजिशन में नहीं कहता, वो हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो कांग्रेस के नकाब पहन के हों या भाजपा के नकाब पहन के। मैं सॉरी राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल ये किसी का नहीं पार्टीजन बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी और पार्टी के नकाब में हो। तो हमें अपने आप को थोड़ा प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेग्रिटी, ह्यूमनिज़म, ऑल्ट्रुइज़म, एम्पैथी, ये भारत यूनिवर्सल ह्यूमनिज़म आप कहें, ये भारत के मूल्यों की ताकत थी। और ये जो है पश्चिम ने बहुत देर में थोड़ा सा इसको सीखा है, अभी भी उनकी साइकी में पायरेसी है। तो भारत अगर अपने आप को रीडिस्कवर करता है, लेकिन रीडिस्कवर करते समय जो आपने पाकिस्तान की बात कही, मैं कहता हूँ कि नहीं, जो दुष्ट हैं, जो दानवीय शक्तियाँ हैं, दानवीय शक्तियों के साथ तो आपको उनकी उन्हीं की भाषा में बोलना पड़ेगा। सांप के साथ भी आपकी दोस्ती हो सकती है, पहले उसका जहर वाला ये तो निकाल लीजिए। तो वो पाकिस्तान से जो उसका जहरीला हिस्सा है वो निकालिए, उससे भारत को ही नहीं पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है। तो ये भारत की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सार्क के समिट में भारत को शामिल होना चाहिए। भारत को एक पैरेलल समिट करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के इंसानवादी जो लोग हैं, मनुष्यवादी जो लोग हैं, जो दूसरे मनुष्यों के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए आप ये लाइए, और उनके जरिए, किसी के भी जरिए हो सके तो पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि हम उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर या वेलविशर हैं। नहीं तो अगर हम पाकिस्तान समिट में जाते हैं, उसकी इस इस्टेब्लिशमेंट को बिलावल भुट्टो टाइप इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसको लेजिटिमेसी देते हैं तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और पाकिस्तान के लोगों का भी नुकसान करते हैं। ये साथ लेने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।